ये बंगाल है, लिहाजा बवाल है, वो भी धुआंधार। सियासत की महाभारत में जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। हमारी आज की कड़ी में बात बंगाल की। गृह मंत्री बंगाल गए, जमकर गरजे, ममता सरकार को घेरा, बारी ममता की भी आई। चुनावी रैली में दीदी ने दहाड़ लगाई, बोली मुझसे क्या लड़ोगे, दम है तो पहले मेरे भतीजे से लड़कर दिखाओ। आरोप प्रत्यारोप के ऐसे शब्द बाण छूटे कि सुनने वाले दंग रह गए। गुंडागर्दी, तोलेबाजी, भ्रष्टाचार, लूटपाट, हर एक मुद्दे पर आमना सामना हुआ। शाह ने कहा दीदी दुर्गा पूजा नहीं होने देती। दीदी बोली पहले मां दुर्गा कौन थी वो तो जान लो। मतलब बंगाल में जीत के लिए बीजेपी हो या टीएमसी, कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। आज हम बंगाल के इस बवाल पर बात करेंगे। पूछेंगे कि आखिर चुनाव आते आते बंगाल में सियासी उबाल क्यों उठ जाते हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि भद्रलोक में परिवर्तन की लड़ाई हो रही है या एक बार फिर उगेगा तृणमूल। या सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की ये अहम खबर। बंगाल में अमित शाह ने साधा ममता बनर्जी पर निशाना। जय श्री राम का नारा, टीएमसी की गुंडागर्दी पर निशाना, घुसपैठ, दुर्गा पूजा को लेकर राज्य सरकार पर भी हमला। बीजेपी के दबाव में टीएमसी ने सरस्वती पूजा की, कहा अमित शाह ने दक्षिण 24 परगना में परिवर्तन यात्रा को दिखाई हरी झंडी। दक्षिण 24 परगना के अलग अलग जगहों पर, वो तमाम जगहें जो महत्व की हैं, वो गंगा सागर हो या नारायणपुर में एक ऐसे व्यक्ति के घर में भोजन जो बांग्लादेश से शरणार्थी के तौर पर हिंदुस्तान आया और अब वहीं रहता है, या फिर कपिल मुनि के आश्रम में दर्शन और उसके बाद रैली का संबोधन। हर महत्वपूर्ण जगह पर वो बातें जो जनता को छूने वाली थीं, लिहाजा उस पर जनता से वो हामी भी भरवाते चले गए। वो कमीशनबाजी का मुद्दा हो, वो सीमेंट के बढ़े हुए दाम हो, वो लॉ एंड ऑर्डर की चरमराती स्थिति हो, मंच से कही हुई बातों का जनता से कनेक्ट है कि नहीं, इसके लिए उन्होंने जनता से भी बीच बीच में पूछ लेना आवश्यक समझा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, जिनके साथ हम आज इस चर्चा को के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो टिट फॉर टैट दिखाई दे रहा है, असल में जनता के साथ कौन खड़ा है और जनता किसके साथ खड़ी हुई नजर आएगी चुनाव के दौरान। जॉन बारला, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, चंदन घोष चौधरी, प्रवक्ता बंगाल कांग्रेस के, भास्कर सिन्हा रॉय, राजनीतिक विश्लेषक, प्रकाश चंदालिया, राजनीतिक विश्लेषक, और इसके अलावा आलोक मेहता, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ आज इस चर्चा का हिस्सा हैं। सभी मेहमानों का मैं स्वागत करता हूं। लेकिन सबसे पहले आइए ये देखें कि आज किन उन अहम मुद्दों को उठाया गया जिनका पश्चिम बंगाल की जनता से सीधा सरोकार समझा जाता है। 5वां चरण परिवर्तन यात्रा का, इस दौरान परिवर्तन के लिए कौन सी बातें कहना जनता के बीच में जरूरी है और कहां जाकर कहना जरूरी है, इन दोनों बातों का ध्यान रखा गया। क्या कहा गया आज जब पहुंचे अमित शाह पश्चिम बंगाल दक्षिण 24 परगना। दक्षिण 24 परगना असल में 1986 में 24 परगना को विभाजित करके उत्तरी 24 परगना और दक्षिणी 24 परगना में बांटा गया था। और यहां पर दोनों ही तरह की बातें अहम हैं। एक तो वो मतदाता जो माइनॉरिटी से ताल्लुक रखते हैं, बड़ी तादाद में हैं, लेकिन यहां पर हिंदू तीर्थस्थल भी बहुतायत में हैं। कौन सी बड़ी बातें यहां पहुंचकर अमित शाह ने आज कही। शाह की बड़ी बातें देखिए। ममता सरकार पर एक बार फिर से वार किया। सरकार गवर्नेंस किस लिए होता है, जनता के लिए। क्या वो जनता के हितों का ध्यान रख पा रहे हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। किन किन बातों का हवाला दिया? उन्होंने कहा परिवर्तन एकमात्र लक्ष्य है, सरकार बदले ये हमारा लक्ष्य नहीं। जनता को होने वाला एहसास जो है सरकार के जरिए, उसमें तब्दीली आए, सकारात्मक तब्दीली आए, ये हमारा मकसद, कहा अमित शाह ने। 7वां वेतनमान, उन्होंने वर्किंग क्लास की नब्ज भी समझा कि 7वां वेतनमान लागू नहीं हुआ है और इसको इस वक्त छेड़ा जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अगर हम आएंगे 7वां वेतनमान लागू कराएंगे। शिक्षक, आप जानते हैं खासतौर से पैरा टीचर्स जो है बंगाल के अंदर, वो लगातार आंदोलनरत हैं। वो ये कह रहे हैं कि उनके वेतन में इजाफा होना चाहिए। ममता बनर्जी ने चुनावी साल देखते हुए 3% का इजाफा भी किया, लेकिन इतने भर से पैरा टीचर्स खुश नहीं है। वो कहते हैं और ज्यादा होना चाहिए। यहां की 2 दिन पहले 16 तारीख को उन्होंने ममता बनर्जी के घर के करीब एक नहर के पास तख्ती लेकर आंदोलन भी किया। और इधर सिंडिकेट को खत्म करेंगे। एक सिंडिकेट जो कमीशनबाजी में यकीन रखता है, एक सिंडिकेट जो गुंडागर्दी में यकीन रखता है, एक सिंडिकेट जो सरकारी मदद
केंद्र की तरफ से भेजी गई लोगों के लिए उसको पहुंचने से पहले रोक लेता है, उस सिंडिकेट को रोकेंगे। और इसके साथ मोदी जी का पैसा जो गुंडे खा गए, उन गुंडों को वो पाताल में भी होंगे जिन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला किया है, तो हमारी सरकार बनने पर उनको हम खोज कर लाएंगे। अगला पॉइंट दिखाइए। कार्यकर्ताओं की शहादत बेकार नहीं जाएगी, उन्होंने इस बात का हवाला दिया, गिनाया बाकायदे। दक्षिण 24 परगना से जिन लोगों पर हमला हुआ जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे, जिन्होंने इस हमले को झेला, उनके नाम बाकायदे गिनाए। तृणमूल कांग्रेस के गुंडों को पाताल से खोज कर लाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर को एक बार फिर से बहाल किया जाएगा और जो गुंडे हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। क्या ये जो तमाम बातें कही गई, दीदी के कान तक जय श्री राम का नारा भी पहुंचाया गया, खुद मंच से नारे लगाए और नीचे जनता से कहा कि इतनी जोर से नारे लगाओ कि दीदी के कान तक पहुंचे। गंगा सागर एक बार फिर से उन्होंने बताया कि कैसे मैं पैदा तो हुआ हूं गुजरात में, लेकिन यहां पश्चिम के सूबे से आकर पूर्व में यहां जहां गंगा सागर से मिलती है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि तमाम तीर्थ कई बार, गंगा सागर एक बार, वहां पहुंचकर मेरा कितना सौभाग्य, उन्होंने दोहराया। लेकिन ये जो बातें कहीं, इनका जनता से कितना कनेक्ट है? क्या मंच से वो बातें कही जा रही हैं जो जनता के साथ भी कॉनोटेशन जिनका ठीक है? ये समझने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों से। सबसे पहले तो जॉन बारला के पास चलें, ये समझने के लिए कि जॉन बारला साहब, ये जो बातें कही गई, जाहिर है चुनावी साल है, आप लोगों ने वहां दमखम लगा रखा है पूरा, लेकिन ये सरकार क्या खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगी जनता के साथ कुछ ऐसा करके जो लगातार उसको उस जनता की निगाहों में विलेन बनाता चला जाए? मैंने कहा ये तमाम बातें जो कही गई, इस सरकार को जनता का विरोधी बताया गया, जनता के हितों पर कुठाराघात करने वाला बताया गया। मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या तृणमूल कांग्रेस फिर से सत्ता में खुद ही नहीं आना चाहती? क्या वो जन विरोधी काम इतने करेगी कि वो विलेन होती जाए जनता की निगाहों में, अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मारेगी वो? देखिए, इतना सारा योजना बना के रखा है जनता के लिए, और ये योजना हमारे पश्चिम बंगाल में लागू तक नहीं किया है केंद्र सरकार का जितना भी सारा योजना, और वो योजना का नाम बदल करके अब ये योजना को, जैसे स्वास्थ्य साथी हो गया, ये आपका अभी दुआरे दुआरे, ये क्या दिखाना चाह? अगर करना ही चाहती, अगर वो देना ही चाहती तो 10 महीने पहले देती, या तो 10 साल 9.5 साल पहले देती। अभी दुआरे दुआरे स्वास्थ्य साथी इतना अच्छा योजना बना के रखे हमारा मोदी जी। आयुष्मान भारत, किसान निधि, किसान सम्मान निधि योजना बनाया गया है। ये सारा योजना अगर जनता तक पहुंचती तो आज का दिन में जनता उनका विरोध में नहीं होता। आज जनता विरोधी में है। आज हम लोग जो परिवार यात्रा में जब निकल रहे हैं तो हजारों लोग अगर ये भीड़ में निकल रहे हैं और स्वागत जना रहे हैं पूरा रथ यात्रा को। आप बताइए, इसी से पता चलता है कि जनता अब ममता के ओर में नहीं है जा रहा है, क्योंकि ये तो संतरास ये पुलिस के द्वारा ही राज्य सरकार को चलाना चाह रही है। अभी जनता उनके पीछे नहीं है। पुलिस जिस प्रकार से जनता का ऊपर टॉर्चरिंग कर रहा है, नॉन अवेलेबल केस डाल रहा है, लेकिन जनता भी अभी इतना फेडअप हो गया है कि नहीं, अब बीजेपी सरकार को ही लाना है, मोदी जी को ही लाना है। क्योंकि ये अगर कल का दिन में हमारा मोदी सरकार आ जाएंगे हमारे पश्चिम बंगाल में, सारा योजना घर घर तक पहुंचेगा। तब उसके बाद जनता देखिए, लॉकडाउन के समय में जनता, मैं ये जानना चाहता हूं जॉन बारला साहब कि यहाँ पर आप डबल इंजन की बात भी कह रहे हैं और ये बातें भी कह रहे हैं जो आपने अभी गिनाई। मैं ये जानना चाहता हूं, कोई भी सरकार ऐसे काम अपनी निगाहों में खुद जानबूझकर करती है क्या कि अगली बार चुनकर ना आए वो? नंबर 1। नंबर 2, जिन जगहों पर डबल इंजन था वहां से वो इंजन हटते भी तो हमने देखा है। राजस्थान से हमने देखा है, मध्य प्रदेश से हमने देखा है, छत्तीसगढ़ से भी देखा है। ये यहाँ से इंजन क्यों हटते हैं? मैं आपके पास आऊंगा और ये समझूंगा, लेकिन उससे पहले अमित शाह ने बंगाल की धरती से नारा किया बुलंद। गंगा सागर दर्शन के बाद बोले जय श्री राम बोलना ही चाहिए। जय श्री राम के नारे से दीदी का कैसे अपमान हो सकता है? जय श्री राम का नारा दीदी के कानों तक पहुंचाइए, कहा अमित शाह ने। बंगाल के घर घर तक पहुंचाएंगे ये नारा, उन्होंने दोहराया। बोला दीदी जय श्री राम के नारे से आपका क्या अपमान होगा? होता है माताएं, बताइए, किसी का अपमान होता है क्या? होता है? हम नहीं डरते दीदी आपसे, ये बंगाल की जनता भी नहीं डरती, ये 24 परगना क्षेत्र की जनता, गंगा सागर की जनता भी नहीं डरती। मेरे साथ आप जय श्री राम का नारा लगाएंगे क्या? बोलिए, लगाएंगे? जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।
मेरे सवाल का जवाब अगर आप जल्दी से दे दे जॉन बारला, मैं बाकी मेहमानों के पास चलूं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए, हम लोग जिस प्रकार से ये कुछ ही दिन पहले हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस का हम लोग जन्म जयंती मना रहे थे, उस समय हमारे नरेंद्र मोदी जी भी अपना स्पीच दिया, अपना देश के लिए कितना क्या दिया हमारा सुभाष चंद्र बोस ने, वही दर्शाया। लेकिन जब लोगों देखिए, उनको तो बोलने का मौका दिया गया और वो जनता को संदेश देते, लेकिन वो तो जब लोग बोल रहे हैं कि जय श्री राम, तो उनको तो स्वागत जना रहे थे, लेकिन वो तो उसी में गर्म हो गई है। अरे उसको भी जय श्री राम के नाम से उनको स्पीच को शुरू करना था, इसमें कहाँ क्या बात था उनको। लेकिन आपको ऐसा लगता है जॉन बारला जी, बहुत संक्षेप में, इसके बाद मैं आलोक मेहता जी के पास जाने वाला हूं, बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। सॉरी सर, आप सभी से माफी, लेकिन एक सवाल जॉन बारला साहब से अभी पूछ लेना बड़ा आवश्यक है। जॉन बारला साहब, ऐसा क्यों किया जा रहा है? राम के नाम की गरिमा को बनाते हुए बार बार उस नारे का वहां पर खड़े होकर ये कहना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि गरिमा के हिसाब से नहीं हो कुछ लोगों की निगाहों में? राम हमारे मानस में सबसे ऊपर स्थान रखते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा उस गरिमा के साथ छेड़छाड़ हो? देखिए, छेड़छाड़ तो हो रहा है, पश्चिम बंगाल में तो छेड़छाड़ हो रहा है। जय श्री राम का नाम बोलने से ही वो चिढ़ने लगती है। अगर आज के दिन में अगर नहीं चिढ़ती तो आज उनको आज ये सभी तो छेड़छाड़ ये नहीं कर रहे हैं, बल्कि छेड़छाड़ वो कर रहे हैं जिन तक वो नारा पहुंचाने के लिए कहा गया। जॉन बारला, मैं आपके पास आता हूं। आलोक मेहता जी, मैं आपके पास आता हूं। आज दोनों ही तरफ से ये बात कही गई, उधर बताया गया परिवर्तन क्यों आवश्यक है और परिवर्तन हमारी सरकार नहीं, गवर्नेंस के हिसाब से लोगों को महसूस होना चाहिए। दूसरी तरफ से कहा गया आप नंबर 2 कहे जाते होंगे, हमारे लिए नहीं है, अगर आप में है दम तो आप हमारे भतीजे से ही लड़कर, ये उधर से भाईपों की बात कही गई तो इधर से भतीजे से ही लड़कर दिखाइए, ये क्यों आवश्यक समझा गया दीदी की तरफ से? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से बार बार ये कहना कि वो बाहर के लोग हैं, इतने बड़े संख्या में वहां पर उत्तर भारतीय भी है, देश भर के लोग सभी जगह हैं, चाहे वो मुंबई हो या बंगाल। ममता जी की बेचैनी यही है कि जिस तरह से एक तरह से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, आज उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हम उनके साथ रहें, कांग्रेस के साथ रहें। कांग्रेस का तो पुरानी उनकी पृष्ठभूमि है, बीजेपी के साथ अटल जी की सरकार में वो रह चुकी हैं, तो इसलिए अब वो तिलमिला रही है कि जिस तरह से भाजपा ने वहां लोकसभा चुनाव में दिखाया। और आज आप अमित शाह जी की, चलिए हम पुरानी बात नहीं करते, अमित शाह जी की रैली में इस बार भी और उसकी पिछली बार भी, या प्रधानमंत्री जब वहां गए, जिस तरह का उत्साह दिखाई देता है। राजनीति में देखिए कई बार उतार चढ़ाव होते हैं, और सही है, अमित शाह तो कहेंगे कि हमें 200 से ज्यादा और पूरा बहुमत लाएंगे। ममता जी को ये तय करना चाहिए कि वो उन नक्सलियों के साथ रहना चाहती हैं जिन्होंने जितना खून खराबा किया। वो कल उनकी पार्टी में ज्वाइन कर गए, कल उनके ही लोगों पर हमला हुआ, उनके मंत्री पर हमला हुआ। देखिए, अमित शाह की यात्रा से पहले डराने के लिए दोनों पर, सुवेंदु अधिकारी वो भी कल तक उनके साथ थे। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि बंगाल के चुनाव में करो या मरो की तरह से ममता जी को नहीं करके एक डेमोक्रेटिक ढंग से अपने लोगों पर कंट्रोल करना चाहिए। दुर्भाग्य यही है कि वो उससे लड़ लो, इससे लड़ लो। अब देखिए, घर बार राहुल गांधी नहीं कहते ये चुनाव लड़िए, मोदी जी मुझसे बहस कर लीजिए। राहुल गांधी अपनी अमेठी में जीत नहीं पाते, और वो चाहते हैं कि ये चुनाव सामने लड़ लें। ठीक है आलोक जी, मैं तो ये समझना चाह रहा हूँ दीदी को क्या करना चाहिए, ये तो उनको वोटर बता देंगे। मैं तो ये समझने की कोशिश कर रहा था कि वहां सियासत के जो कार्ड खेले जा रहे हैं, कौन सही नोट स्ट्राइक कर पा रहा है? भारतीय जनता पार्टी सही नोट स्ट्राइक कर रही है, या दीदी जिनको स्ट्रीट फाइटर के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, जहां पर यह तक कह दिया जाता है कि बंगाल में रिजेक्ट किया जाएगा बीजेपिग्स, यहां तक उतरकर जहां बात की जा रही है, वहां असल में कौन सही नोट स्ट्राइक कर रहा है? घुसपैठ हो, दुर्गा पूजा को लेकर बात हो, इस सब पर अमित शाह ने अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि यहां पर भयमुक्त वातावरण बने, सभी लोग पूजा पाठ कर पाएं और ऐसा करते उनको डर ना लगे, ऐसी स्थिति हम बनाएंगे। जरा चंदलिया साहब के पास में चलता हूं। ये बात करने का मौका तो भारतीय जनता पार्टी को दिया गया है, और जब ये बात कही जाती है मंच से तो उसका पॉजिटिव रिएक्शन भी नीचे दिखाई देता है। चंदलिया साहब जी। दिनेश जी, ममता बनर्जी की मुश्किल इस बात यह है कि जो अल्पसंख्यकों को वो अपना वोट बैंक मांग के चलती थी, इस बार एमआईएम के उतरने के बाद में ममता बनर्जी को ये लग रहा है कि उनका वोट बैंक खिसकने वाला है। और राम के नाम से तो उन्हें जो पहले ही घृणा होती थी,
ममता बनर्जी, ये बात कैसे मैं कहूं, लेकिन ये सत्य है कि ममता बनर्जी जब कभी भी मंच पर काम पड़ता था तो हमेशा वो इंशाअल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम और सारी बातें कहती थी। उससे किसी हिंदुओं को गुरेज नहीं होता था, किसी को भी कोई नाराजगी या तकलीफ नहीं होती थी। लेकिन जब यहाँ पश्चिम बंगाल में जय श्री राम का नारा लगाया जाता है तो ममता बनर्जी अपनी गाड़ी से उतरती हैं और चमड़ी उधेड़ लेने की बात करती हैं। इस बार उनको ये समझ में आ गया है कि उनका अल्पसंख्यक का जो वोट है वो वोट बैंक खिसकने वाला है। उन्होंने पहले मौलानाओं के लिए जो पारिश्रमिक की घोषणा की, हिंदुओं के लिए, पुरुषों, हिंदू पंडितों के लिए नहीं की। ये उनके भेदभाव का चरित्र है। दुर्गा पूजा का विसर्जन नहीं होने देंगे, सरस्वती पूजा नहीं होने देंगे, मुहर्रम का जुलूस पहले निकलेगा। ये सारी बातें जो पार्टियां कल तक भारतीय जनता पार्टी या किसी पार्टी को सांप्रदायिक दल कहा करती थी, ये उनके क्या कर्तव्य हैं? ये बराबर की बात होनी चाहिए। और आज उनकी जबान में, जिस पार्टी के जबान में जय श्री राम का नारा रहता है और दूसरी पार्टी के जबान पर रहता है कि तुम्हारी चमड़ी उधेड़ लूंगी, मोदी को कमर में रस्सी बांध करके जेल में भेज दूंगी, मोदी को प्रधानमंत्री नहीं मानती। और यहां तक कि उन्होंने मुसलमानों के लिए एक बार यह भी कहा था कि दूध देने वाली गाय की लात भी खानी पड़ती। तो इस बार उनको समझ में आ रहा है कि लात ही खानी पड़ेगी और उनकी हालत बड़ी खराब हो रखी है। पूरे पश्चिम बंगाल में हिंसा का परिवेश बना हुआ है। कल यहाँ पश्चिम बंगाल में भास्कर सिन्हा राय साहब से भी जरा इसकी राय ले लूं मैं। भास्कर सिन्हा साहब, क्या ऐसा तो नहीं है कि ये मुद्दे तस्तरी में परोस कर दिए गए एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को इस बार तृणमूल कांग्रेस की ओर से? ऐसा कोई बात नहीं है। पहला बात यह है कि हमारा होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी यहाँ पर किस काम के लिए आए हैं? पूजन के लिए, दर्शन के लिए। यहाँ पर पूजन के लिए आए हैं। उन्होंने गंगा सागर मंदिर में गए और पूजन किया और राम जी का नारा लगाए, लेकिन राजनीति का बात उन्होंने कुछ कहे नहीं। क्योंकि राजनीति का बात कहेंगे तो 100 रुपया पेट्रोल के दाम क्यों हो गया, 90 रुपया डीजल के दाम क्यों हो गया, ये सब जवाब देना पड़ेगा। और देखिए, बीजेपी पंजाब में चुनाव में हार चुके और चारों तरफ बीजेपी का हाल बहुत खराब है। और उनको जो कहना है, हर बार आके एक ही बात कहते हैं। और गरीब का घर में, गरीब का घर में खाना खाने का जो होता है, वो यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, कोई राजनीति करने के लिए नहीं। किसी का घर में पहुंच गया। हाँ बोलिए। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, एक बात मैं जानना चाहता हूं। हाँ, कहीं पहुंचकर पूजा पाठ करके क्या चुनाव के दौरान लोगों को संबोधन करना मना है? नहीं है। वो उन्होंने पूजा पाठ भी किया। और वो दूसरे, अगर पेट्रोल डीजल सिलेंडर ये वाकई जनता के मुद्दे हैं, लेकिन विपक्ष इनको मुद्दा कहां बना पा रहा है और क्यों जनता इसको मुद्दा बनने नहीं दे रही है? जवाब मिलेगा, क्योंकि आप देखिए अमित शाह जी यहाँ पर आए, पूजा कीजिए ना। वो तो यहाँ पर तो मेहमान है, पूजा किया, सबको मैंने मंदिर घूमे, चारों तरफ गए और थोड़ा बहुत बात कर दिया। तो उसमें क्या होता है? आज आपको मालूम है बीजेपी का वहां से एक महिला ने उनको काला झंडा दिखाया। क्यों दिखाया काला झंडा? क्यों दिखाया? कि आज ये सब सवाल जो है सामने, वही सब सवाल आना चाहिए। राम जी का पूजा सब लोग करते हैं, यहाँ पर बहुत दिन से कर रहे हैं, और ऐसा बात एकदम नहीं है। क्या कहा गया भास्कर जी, वो भी सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। नामखाना में अमित शाह की सभा में नारेबाजी हुई। महिलाओं ने बैरिकेडिंग तोड़कर गृहमंत्री अमित शाह को काले झंडे दिखाए। नारेबाजी कर रही महिलाओं पर शाह बोले, ये ममता दीदी की पद्धति है, महिलाओं को जाने दीजिए। सुनिए। कोई उनको छेड़े नहीं भाई, जाने दो उनको जरा। ये ममता दीदी की पद्धति है, आप चिंता मत करो, बैठ जाओ। कोई उनको छेड़े नहीं भाई, जाने दो उनको जरा। ये ममता दीदी की पद्धति है, आप चिंता मत करो, बैठ जाओ। भास्कर जी, ये तो नहले पे दहला हुआ ना। वहां भेजे गए होंगे ये लोग काले झंडा दिखाने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा ये महिलाएं जाने दीजिए, तृणमूल की पद्धति है, हम उसमें नहीं करेंगे। झंझट हो रहा है। नहीं, बाकी जगह तो हम देखते हैं हमला हो जाता है। अभी अगर तृणमूल कांग्रेस की रैली हो रही होती तो नहीं, ये तो बीजेपी के लोग हैं। इनको कहना है कि हम इतना दिनों से पार्टी कर रहे हैं, अब नए लोगों को दूसरे पार्टी से लेकर शामिल कर रहे हैं, तो हमें क्या, हमारा कोई वैल्यू नहीं है क्या? ये तो अपना मतलब, ये बीजेपी के लोगों में बीच में झंझट है। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसको कहने का मौका नहीं दिया गया। लेकिन बात यह है कि उनको बार बार आके यहाँ पर राम जी का नाम लेकर राम जी का नाम बदनाम कर रहे हैं। हम सुनना चाहते हैं कि देश का हाल के बारे में जानना चाहते हैं। भास्कर साहब, एक बात बताएंगे, आप बड़ी जिम्मेदारी के साथ यहाँ हमारे बड़े महत्वपूर्ण मेहमान हैं, और ये राष्ट्रीय समाचार चैनल है, इसमें लोग आपको देख रहे हैं। इसमें मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, क्या वाकई तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कहीं हिंसा नहीं होती, उसके समर्थक कहीं लोगों पर टूट नहीं पड़ते, यूं ही एक इमेज बनाई जा रही है? नहीं, यहाँ पर तो देखिए, कल जो हुआ है, एक मिनिस्टर के ऊपर जो हमला हुआ है, ये कहां पर हुआ है? रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर।
उसका जिम्मेदारी किसका है? सेंट्रल फोर्स का है, आरपीएफ का है। तो आरपीएफ का जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। ये रेल का प्लेटफॉर्म के वहां पर बमबारी हो रहा है, तो कहां पर गृह मंत्री को इसमें कुछ बोलना चाहिए? कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे, देखिए अगर हिंसा की जा रही है तो दूसरी तरफ से हिंसा नहीं होने की गारंटी फिर आप नहीं ले सकते। दूसरे मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर कंपैरेटिवली देखेंगे आप तो सत्तारूढ़ दल के ऊपर आरोप ज्यादा लगे हैं हिंसा के, ये भी आपको देखना पड़ेगा। लेकिन इस पर मैं जरा चंदन घोष चौधरी साहब को भी इन्वॉल्व करूं। चंदन घोष चौधरी साहब, अधीर रंजन चौधरी का यह स्टेटमेंट मुझे याद आता है जिसमें उन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा को पैर पसारने दिए हैं और इसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। क्या मुद्दे थाली में परोस कर दिए हैं ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को? ये तो सही बात कहा अभय चौधरी जी। जैसे ये ममता बनर्जी 2001 एंड 2003 ये इलेक्शन में एंड 2001 1999 ऑल्सो, ये जो ममता बनर्जी बीजेपी को हाथ पकड़ को यहीं पे लाए, तो दिस हैज बीन द गेम चेंजर। अभी तो गेम चेंज ऐसे ही बने। अभी एक्चुअली फ्रैंकेनस्टाइन जो है ना, ये बन गए बीजेपी यहीं पे, और ये ममता बनर्जी अभी इतना बातें कर रही है, दैट इज व्हाट हाउ फेलियर इज ऑल अबाउट। लेकिन एक बात तो है ही, यहाँ पे बीजेपी जो डिवीजन का पॉलिटिक्स कर रहे, अमित शाह जी यहीं पे आते हैं बार बार, मोदी जी आते हैं बार बार, दैट्स फाइन। लेकिन इन लोगों का क्या है, इन लोगों का पूरा बोलने का मतलब होता है एक क्लास ऑफ द क्लास ऑफ हिंदू, एंड दे ट्राई टू मेक द डिवीजन। ये जो डिवीजन बन रही है बंगाल में, ये लेकिन काफी इसमें मतलब गोइंग टू ट्रबल, ये बहुत ट्रबलसम होगा ये इलेक्शन में, क्योंकि कोई पार्टी यहीं पे नाइदर बीजेपी नॉट तृणमूल यहाँ पे बात नहीं कर रही है जो डेवलपमेंट का मॉडल है। एक बार इतना बड़ा बड़ा लीडर यहीं पे आ रहे हैं, लेकिन किसी का पास ये मॉडल नहीं है जो डेवलपमेंट का मॉडल क्या है। लास्ट 10 years बंगाल इज सफरिंग टू मच। नहीं तो फिर कौन सी पार्टी ऐसी है जो डेवलपमेंट का कोई ऑल्टरनेटिव मॉडल रख रही हो वहां? इलेक्शन तो है पब्लिक के लिए, तो पब्लिक का क्या डेवलपमेंट होगा? कांग्रेस और लेफ्ट का गठजोड़ कोई ऑल्टरनेटिव मॉडल रख रहा है डेवलपमेंट का लोगों के सामने? एब्सोल्युटली, आई टेल यू हियर, एब्सोल्युटली, क्योंकि यहाँ पे जो मॉडल हम लोग रख रहे हैं, पहले से ही हम लोग डेवलपमेंट का बात कर रहे हैं, एक बात। दूसरा बात, हम लोग इलेक्शन मैनिफेस्टो बात तो सब करते हैं साहब, बात करने से किसने रोका है? लेकिन डेवलपमेंट का ये मॉडल कि देखिए अमुक जगह हमने करके दिखाया था, उसको रेप्लिकेट करेंगे या उससे अच्छा करेंगे। बात सुनिए, चंदन जी, आता हूं आपके पास, आता हूं सर, आता हूं। ये खबर आप भी सुन लीजिए, इसी चर्चा में ये एक डायमेंशन जोड़ेगी। दुर्गा पूजा को लेकर भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस में जंग हो गई। शाह ने कहा दुर्गा पूजा नहीं करने देती है ममता बनर्जी। ममता ने पूछा मां दुर्गा की महिमा पता है? मित्रों, बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जरा जोर से बोलो, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और जोर से बोलो, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? दुर्गा पूजा के लिए कोर्ट में से परमिशन लेनी पड़ती है। सरस्वती पूजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जोर से बोलो, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सरस्वती पूजा बंद करा दी थी। ये तो दबाव आया भाजपा का कि दीदी सालों के बाद सरस्वती पूजन करती हुई दिखाई पड़ी है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा दीदी सरस्वती पूजन कर रही है। मगर दीदी, बंगाल की जनता को मालूम है आपने स्कूलों में सरस्वती पूजन बंद करा दिया है। मित्रों, यहां पर जय श्री राम का नारा लगना, दुर्गा पूजा भी ममता जी नहीं करने देता, बल दुर्गा पूजा नहीं करने देता तो 28,000 क्लब को 50,000 रुपया ऐसे ऐसे मिलते। মা দুর্গাকে জিজ্ঞেস করুন, বলতে পারবে না। আবার বলছে ওদের একজন নেতা, এ মা দুর্গা কোন থে? মা দুর্গাকে জানে না, এরা বাংলায় রাজনীতি করবে, বুঝুন। মা দুর্গা জানে না, মা কালী জানে না, রক্ষা কালী জানে না, চামুন্ডা কালী জানে না, সিদ্ধেশ্বরী কালী জানে না, সর্বমঙ্গলা কালী জানে না, ভবতারিণী জানে না, ভুবন মোহিনী জানে না, মনমোহিনী জানে না, মহাকালী জানে না, জৌরা কালী জানে না, সারদা মা জানে না, বিশালক্ষী জানে না, বিষ্ণু মাতা জানে না, মাতা দেই জানে না, সন্তোষী মাতা জানে না। বড় বড় কথা। হিন্দু ধর্ম আমরা যেন সবাই যেন আমরা কেউ হিন্দু ধর্ম বা লোক নই। এই যারা এখানে বসে আছেন কতজন হিন্দু আছেন হাত তোলেন তো? তো আমরা কেউ হিন্দু নই।
তুমি আমাকে হিন্দু ধর্ম শেখাবে? আমরা যে কোনো কাউকে কান ধরে হিন্দু ধর্ম শিখিয়ে দিতে পারি। ममता दीदी कान क्यों पकड़ने लगती हैं, ये भी सवाल है। और वो प्रधानमंत्री के संदर्भ में कोई बात कह रही हो तो कान पकड़ने की बात कहती हैं, कान पकड़ के मैं हिंदी सिखा सकती हूँ, और अब हिंदू धर्म मैं कान पकड़ के सिखा सकती हूँ। ये कान क्यों पकड़ने वाली बात की जाती है, वो भी संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के बारे में ये बात क्यों कही जाती है, ये ज़रा मैं समझना चाहूँगा भास्कर सिन्हा साहब से जाने के बाद। लेकिन पहले मैं आलोक जी के पास जाना चाहता हूँ। आलोक जी, ये जो चल रहा है, ये आम केला तक बात पहुँच गई है, हिंदू धर्म सिखाने तक बात पहुंच गई है, ये किधर जा रहा है ये डिस्कोर्स? और ये डिस्कोर्स वही है क्या जो जनता के मन में भी है और जनता चाहती है? जी, अभी आपने जैसा खुद उनकी बाइट दिखाई, ममता जी ने क्या कहा, हमने इतने पैसे दिए दुर्गा पूजा के लिए। मतलब आप देखिए, यदि यही काम योगी आदित्यनाथ या कहीं शिवराज सिंह करेंगे तो कहेंगे देखिए ये हिंदुओं को दिया जा रहा है। मतलब उसको सांप्रदायिक रूप देने में, चाहे वो मुस्लिम तुष्टीकरण की बात हो या हिंदू, मेरा कहना इसको एहसान क्यों? यदि एक व्यवस्था के लिए उन्होंने कोई किया भी, या जो पूजा करते हैं उसके लिए उनको पूजा करते हुए उन्हें कोई रोकता नहीं है, और सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा इतना ट्रेडिशनल वो रहा है, ऐसी स्थिति में उन मुद्दों को खुद ममता जी ने उठाया। आप देखिए कितने कार्यक्रमों का अभी लोकार्पण हुआ, कई प्रोजेक्ट के बारे में बात हो रही बंगाल की। यदि प्रधानमंत्री या गृह मंत्री उनकी भी जो बात करते हैं उसको हम, मैं इसको लिए हम लोग भी मीडिया में भी कई बार ऐसा होता है कि सांप्रदायिक मुद्दों को ही हमारे जो अभी मेहमान हैं वो ज्यादा उसी पर बात कर रहे हैं। ये मानने को तैयार नहीं है कि यदि विपक्ष भी सामने है तो उन पर बात करें, लेकिन वो नहीं करते। वो केवल यही कहते हैं कि देखिए हिंदुओं को बात कर रहे हैं, हिंदुओं की बात कर रहे हैं। और अभी मैं एक बात जोड़ना चाहता था, देखिए कानून व्यवस्था आज भी रेल रोको के लिए कहा, जिन राज्यों में उनकी सरकार है वहां पर सड़कों पर कुछ या रेल के रोकने की कोशिश हुई, ठीक है, तो क्या ये जिम्मेदारी, प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी खाली रेलवे पुलिस की नहीं होती? ठीक बात। वहां तक घुसकर बम फेंक रहा है, इसकी जिम्मेदारी ममता सरकार की है। तो इसके पहले कैलाश विजयवर्गीय पर जब हमला हुआ था उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? इसके पहले कई जगह जो हमले हुए, ये समझ में आई आपने जो बात कही नटशेल में, कि आप डेवलपमेंट की बातें हो कहां रही हैं, कर कौन रहा है, दोनों को ही सूट नहीं कर रहा है, लिहाजा ऐसा हो रहा है। और ये भी दिख जा रहा है कि कौन है ऐसा जो अराजकता को बढ़ावा देना और क्यों बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ममता बनर्जी ने अमित शाह को खुली चुनौती दी, रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे, रोक सको तो रोक लो। ममता का दावा, बीजेपी को बंगाल में केला मिलेगा। ममता ने कहा आग से मत खेलो, जल जाओगे। कहा ममता बनर्जी ने, अब चोरेर मायर बड़ो गला बोलते हम जीतेंगे, कहां से जीतेंगे? पर तुम्हारा क्या, ना आम है, ना लाल साग है, ना पालक साग है, ना लाल के डाटा है, ना आम है, ना कटहल है, कुछ नहीं है। तुम्हारा पास फुदुक केला है, कला है, कला खाओ और भाग जाओ। जॉन बारला साहब, ये क्या कहा आप, शायद आप समझा पाए, ये केला वाली बात क्यों कही उन्होंने? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो आज इस प्रकार से बोल रही है। ये कुछ ही दिन पहले ये कल का घटना है, मंत्री जी का जो ये आग लगाने वाला बात बोल रही है, जल जाओगे। तो ये जो मंत्री जी का जो ऊपर हमला हुआ, ये तो आग ही जला, ये तो आग तो उन्होंने लगाया लग रहा। आज श्रम मंत्री के ऊपर, आज मंत्री सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगा? अगर ये घटना घट जाती है, कोई मर्डर हो जाता है, कोई रेप हो जाता है, तो इससे पहले जब सरकार नहीं थी तो उनका तो वो सीबीआई जांच के लिए बोलती है। आज क्यों नहीं बोल रही है कि भास्कर जी आपके पास आने वाला हूं मैं, सीबीआई जांच होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट बात कही जा रही है कि मिनिस्टर पर हमले की बात कही जा रही है। अरे मिनिस्टर पर हमले ना हो, वो सेफ रहे, ये तो लॉ एंड ऑर्डर ही देखेगा ना स्टेट का। ठीक है जॉन बारला, आप शांत हो जाएं, इसका जवाब मैं लूंगा। आगे पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन बंगाल की जमीन से अमित शाह ने ललकारा, कार्यकर्ताओं की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, जिन्होंने मारा है उन्हें पाताल से खोज निकालेंगे। शाह ने बंगाल के लोगों से फिर किया वादा, सरकार बनी तो घुसपैठिए क्या, परिंदे भी पर नहीं मार पाएंगे। और नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 साल के अंदर 3,59,000 करोड़ रुपया भेजा है। 3 लाख। माताएं बताओ, आपके गांव में आया है कुछ? कहां गया, कहां गया?
ये भाईपो और उसके गुंडे ये 3,69,000 करोड़ चाऊ कर गए हैं, चाऊ कर गए। मगर आप चिंता मत करिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये सारे भ्रष्टाचार की हम जांच कराएंगे और जिन्होंने बंगाल के गरीबों का पैसा खाया है उनको कानून के हवाले करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भास्कर साहब, ये वहां पर करप्शन, कट मनी, ये कितना बड़ा नैरेटिव है, कितना बड़ा इशू है वहां के लिए? देखिए, इशू तो क्या है नहीं है वो तो बात की बात है। पहले तो दुर्गा पूजा के बारे में मैं छोटा सा बोल दूं कि इस बार योगी आदित्यनाथ जी यूपी में दुर्गा पूजा करने का परमिशन नहीं दिए, लेकिन बंगाल में सभी जगह में कोरोना रहते हुए भी सब कुछ मानते हुए दुर्गा पूजा हुआ। ये जो दुर्गा पूजा ना होने का ये जो बात बोल रहे हैं ये गलत बात है। दूसरा बात ये है कि पूजा करने के लिए किसी को रोका नहीं जाता है, और ये हमारा दुर्भाग्य है कि अमित जी से हमें सीखना पड़ेगा हिंदू धर्म क्या है। ये बंगाल का भूमि रामकृष्ण परमहंस की आज जन्मदिन है, विवेकानंद जी का जगह है, यहाँ पर अमित शाह जी से हमको हिंदू धर्म के बारे में सुनना पड़ेगा। ये उन्होंने कहां पे ट्यूशन देना शुरू किया है? वो कहां ट्यूशन दे रहे हैं? उन्होंने कहां पे उन्होंने क्लास खोली है जिसमें वो कह रहे हैं कि आओ सीखो मुझसे? हम तो सुनिए, हम उनको जय श्री राम से जय सिया राम सिखाएंगे। हम लोग नारी को मानते हैं, जय सिया राम बोलेंगे, जय श्री राम नहीं बोलेंगे, हम लड़काएंगे नहीं, हम सबको प्यार करेंगे। जय सिया राम लोग बोलते रहा और जय श्री राम बोल के मस्जिद तोड़ा इन्होंने। हम लोग जय सिया राम जो होता है वही जय सिया राम कहां पे क्लास खोली हुई है? उन्होंने तो नहीं कहा कि हम ट्यूशन दे रहे हैं। नहीं, ट्यूशन दे रहे, वो तो राम के नाम से चिढ़कर लोग भागेंगे तो मुद्दा बना लेगी भाजपा। नहीं, लोग तो भागा था, आप लोग तो मंदिर तोड़े थे, मस्जिद तोड़े थे, आपने मस्जिद तोड़े थे। आप चारों तरफ जय श्री राम, लोग डर जाते हैं और अल्पसंख्यक के लोग डर जाते हैं, लेकिन जय सिया राम, सीताराम जी, सीता और राम जी को एक साथ हम लोग पूजा करते हैं। आप लोग तो जय श्री राम करते हैं और सीता मैया को आप लोग छोड़ देते हैं। बात यह है, देखिए यहाँ पर क्या मुद्दा होगा। आज लोगों को पूछेंगे कि ये पेट्रोल और डीजल का दाम इतना क्यों है, आज 15 लाख रुपया कब आएगा? आप चारों तरफ आप लोग, अरे तो केंद्र में आप विपक्ष में है ना, केंद्र में आप विपक्ष में है तो आपको मुद्दा बनाना चाहिए। फिर आपको ये भी आपको मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप खुलकर अब आप पर आ गए हैं, तो अब मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट ना कह के आपको तृणमूल कांग्रेस समर्थक के तौर पर ही एक बात और मैं जानना चाहता हूं सर। पश्चिम बंगाल में जनता को राहत देने के लिए वैट में या सेल्स टैक्स में पेट्रोल या डीजल की कितनी राहत दी है आप लोगों ने? नहीं, राहत देखिए, पेट्रोल और डीजल का दाम क्या है वो स्टैटिस्टिक्स लेके मैं बैठूंगा, लेकिन सारा देश में आज देखिए पेट्रोल का दाम कहां तक पहुंच गया है। मेन मुद्दा ये होना चाहिए सारे देश में। आप तो राहत दो, आप एक मॉडल तो बनाओ कि सारे देश में चल रहा है। ये देखो यहाँ डिफरेंस क्या है। चंदालिया साहब, मैं आपके पास आने वाला हूं और ये अहम खबर बताने के बाद, बंगाल में चुनाव से पहले थम नहीं रहा बवाल। भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस दोनों पर हमले का आरोप है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और तृणमूल कांग्रेस के नेता पर हो रहे हैं हमले। बंगाल में बम मारकर ममता के मंत्री पर अटैक की बात भी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर हमला हुआ और कार से बाहर निकलते हुए उनको आप देख रहे हैं। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने, जिसमें आईटी विंग के जो प्रमुख हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया और उनका हालचाल लेने के लिए कैलाश विजयवर्गीय अस्पताल में भी गए और उन्होंने कहा आप हमारे शेर हैं, चिंता मत कीजिए। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं ममता के मंत्री पर अटैक हुआ। अटैक के बाद जब वो अस्पताल में भर्ती हैं ममता बनर्जी, उनका हालचाल लेने गई। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर हिंसा का आरोप लगा रहा है, लेकिन जाहिर है सत्तारूढ़ पार्टी के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर करे। प्रकाश चंदालिया, अब यहां पर जब हिंसा की बात कही जाती है तो कह दिया जाता है कि ये हिंसा तो खुद ही फैला रहे हैं, इन्हीं के लोग हैं जो हिंसा फैला रहे हैं। जनता बाय करेगी इस दलील को? दिनेश जी, मुझे 30 सेकंड का समय दीजिए। 2011 में जब ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में वामपंथी शासन हटा करके सरकार में लाया गया था, उम्मीद थी कि वास्तव में ममता बनर्जी परिवर्तन करेंगी और इनका नारा भी था कि बदला नहीं बदल करूंगी, यानी पश्चिम बंगाल को एक बहुत सुनहरे दृश्य की ओर ले जाऊंगी। लेकिन 10 वर्षों के शासनकाल में, मैं आंकड़े देकर बात कर रहा हूं, भास्कर बाबू बैठे हुए हैं, कि जब ममता बनर्जी को शासन मिला था 10 वर्ष पहले, तब पश्चिम बंगाल के ऊपर 1,90,000 करोड़ की देनदारी थी। और 10 वर्षों में ममता बनर्जी और भास्कर बाबू जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बंगाल में आके इधर उधर की बातें करते हैं, विकास की बातें कुछ करते नहीं है, तो 10 वर्षों में जो 10 वर्ष पहले 1,90,000 करोड़ की देनदारी थी, वो अभी 4.5 लाख करोड़ की देनदारी हो गई है।
स्वास्थ्य साथी योजना, ऐसी प्रकार की योजना। और अभी 5 रुपए में ममता बनर्जी ने एक बहुत ही लुभावनी स्कीम निकाली है कि जिसमें 5 रुपए में लोगों को भोजन मिल जाएगा। अच्छी बात है, और भी कम में मिले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या इससे सरकार के खजाने पर फर्क नहीं पड़ेगा? क्या सरकार की आमदनी नहीं घटने वाली है? ये बोझ किसके ऊपर में आएगा? मैं दो चीजें चंदालिया साहब आपसे जानना चाहता हूं। ऐसी कौन सी सरकार है जिसको आप ये फ्रीबीज बांटने के आरोप से मुक्त कर सकते हैं? जनता के पैसों पर, टैक्स पेयर के पैसों पर कौन नहीं लुटवाता, आप ये बताइए। कहां कहां माफी नहीं हो जाती? एक बात तो ये। दूसरे, अगर इस हिसाब से कहें, देखिए सरकारी खजाने पर कितना बोझ पड़ेगा। लोक लुभावन स्कीमों से वोट मिलते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है, और सरकारी खजाने की फिक्र कोई करता नहीं है। तो इसको लेकर लेकिन मैं आपने एक अहम बात कही सर, आपने डेवलपमेंट के मॉडल की बात कही, और दूसरा आपने ये भी कहा कि वामपंथियों से तृणमूल और तृणमूल से अगर अब भाजपा आगे। एक बात हम देख रहे हैं, और जॉन बारला से इसका जवाब मुझको चाहिए जल्दी से। जॉन बारला, हिंसा वामपंथियों के समय शीर्ष पर थी, चरम पर थी, ये समझा गया, लोग तंग आ गए थे, लिहाजा तृणमूल कांग्रेस को ऑल्टरनेटिव के तौर पर देखकर ममता दीदी को कुर्सी पर बिठाया गया। लेकिन तब वही लोग जो वामपंथियों के समय हिंसा में शामिल थे, इधर आकर हिंसा करने लगे। अब उन्होंने चोला बदल लिया था, पार्टी का निशान बदल लिया था, और अब उनमें से बहुत सारे लोग भाजपा की तरफ आ रहे हैं और उनका स्वागत भी किया जा रहा है। देखिए, जनता आ रही है, ये इसमें नेतागण कितना आ रहा है बमफ्रंट का, ये हम अभी तक हमको नजर नहीं आया। लेकिन जनता हमारे साथ है जी, क्योंकि नेता को छोड़ चुका है, जनता ने नेता को छोड़ चुका है। लेकिन आज जिस प्रकार से हमारा मोदी सरकार जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, आ रहे हैं, जनता आ रहे हैं। लेकिन आज का दिन में बताइए, बमफ्रंट का सरकार का कौन नेता आया है? आज का दिन में बहुत ही कम आया, 1-2 आया, लेकिन ऐसे नहीं है। चलिए, आलोक जी, बहुत संक्षिप्त आपसे रिएक्शन मैं लूंगा। सर, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि बीजेपी को लोग मौका तो दें, लेकिन वो भी पार्टी विद अ डिफरेंस साबित नहीं हो? ऐसा तो अभी हम लोग 2014 से है, अभी तक तो ऐसा दिन नहीं देखने को मिला है। जॉन बारला आपसे नहीं था, ये आलोक जी से था, आलोक जी से सवाल था। जी, मैं ये कह रहा था दिनेश जी कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बाकायदा कोशिश कर रही है, ठीक है, उसमें उस पार्टी के लोग जब वहां पर ज्यादा तकलीफ में है, पार्टी अब इसके बाद जनता फैसला करेगी ना, चुनाव में वो उनको हरवा सकते हैं। हम और आप ये भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं कि कोई सारे जीत जाए, लेकिन जिस हिसाब से काडर ट्रांसफर, ये काडर आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ काडर तो नहीं लगता। वही वामपंथी से तृणमूल में आ गए, तृणमूल से अब बीजेपी की तरफ भगदड़ मची हुई है, इसलिए अंदेशा ये निराधार नहीं है। सर, बहुत धन्यवाद करेंगे अपने मेहमानों का, लेकिन पहले अहम खबर बता दें। पश्चिम बंगाल में बीजेपी टीएमसी में वीडियो वॉर, बंगाल चुनाव को लेकर दोनों ने जारी किया वीडियो में दोनों एक दूसरे की बता रहे हैं खामियां। एक एक करके हम आपको वीडियो दिखाते हैं। परिवर्तन तो होकर रहेगा। बीजेपी का देख लिया आपने, उधर तृणमूल कांग्रेस का देखिए, नो बीजेपी नो बीजेपी नो बीजेपी। क्या नेगेटिव वोट सीख कर रही है इस बार तृणमूल कांग्रेस? क्या अपनी उपलब्धियां गिनाने के बजाय बीजेपी को वोट मत दो, यह कहा जा रहा है? तो ये देख लिया आपने, दोनों तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। जनता किसके साथ जाने का मन बना रही है। आज की अड़ी में इतना ही। हमारे मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय श्री राम। परिवर्तन के संकल्प की मुट्ठी पीछे 2021 माटी মানুষের सरकार रेकॉर्ड। ये परिवर्तन सत्ता का परिवर्तन नहीं है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।